नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात देश की सबसे बड़ी फाइट यानी मुकाबले की, राष्ट्रपति के चुनाव। वोटिंग पूरी हो चुकी है, मिस्टर बैलेट बॉक्स बंद हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुकाबला जरूरी था? अगर जरूरी था तो मकसद क्या था? क्या विपक्ष की एकजुटता दिखाना मकसद था? अगर हाँ तो क्या इसमें कामयाबी मिली? अगर मकसद बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना था तो क्या इसमें सफलता मिली? अगर चुनाव विचारधारा के आधार पर था तो क्या विचारधारा के आधार पर देश के तमाम एससी, एसटी और आदिवासी विधायकों, सांसदों ने क्या सामाजिक सोच के साथ द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया या फिर पार्टी की विचारधारा भारी पड़ गई? सवाल यह भी कि क्या इस चुनाव के जरिए कांग्रेस विपक्ष की बिग ब्रदर की भूमिका में खुद को स्थापित एक बार फिर से क्या कर पाई? अगर हां तो क्या वो इसमें कामयाब होती दिखाई दी? सवाल यह भी है कि चुनाव राजनीति के आधार पर नफा नुकसान को ध्यान में रखकर लड़ा गया तो किस पार्टी को क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा और कौन सी पार्टी इस चुनाव के जरिए देश की जनता को कौन सा संदेश देने में कामयाब हुई है? आज बात इसी मुद्दे। कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये तस्वीर लगभग पूरे तरीके से साफ है, लेकिन फिर भी क्या संदेश देश की जनता को इस चुनाव के जरिए मिला है, इस वोट के जरिए मिला है? हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी, कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। सबसे पहले सुमित गोदारा जी, सर चुनाव संपन्न, परिणाम भी लगभग सबको पता है क्या होंगे, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे वो एक या दो संदेश जो इस चुनाव के जरिए बीजेपी ने आम जनमानस को देने की कोशिश की। विजेंद्र जी, सबसे बड़ा संदेश तो ये कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, चाहे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, तो आप देखिए कि देश में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको हमेशा आगे लाया जा रहा है। उस समय वाजपेयी जी के समय अब्दुल कलाम जी को देश के राष्ट्रपति के रूप में वो लेके आए, और आज और पिछले अभी वर्तमान में जो निवर्तमान राष्ट्रपति होने वाले हैं रामनाथ जी कोविंद जी, वो भी एक साधारण घर से, दलित परिवार से यूपी में पार्टी के लिए काम करते हुए वो भी एक छवि देश में गई कि एक साधारण व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है। और ऐसे अभी वर्तमान में उड़ीसा से आदिवासी वर्ग से महिला और सर्वश्रेष्ठ विधायक भी उड़ीसा विधानसभा की रही, उनको लाया। तो एक संदेश ये आम जन में जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले कर्मशील व्यक्ति और साधारण व्यक्ति जो देश निर्माण को, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, उनको हमेशा आगे लेके आती है। इसीलिए जो संदेश ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, विजेंद्र जी मैं बात पूरी करूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यही संदेश देश में इस सब के अंदर बीजेपी की राज्यसभा, बीजेपी की लोकसभा, बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार, बीजेपी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, इन सब के अंदर क्या कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला जिसको एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र करके आपने कहा? क्या माने कि बीजेपी पूरे तरीके से उस गमछे की तरह हो गई जो हाल ही में दिखाई दिया विजेंद्र जी, जिसमें सिर्फ भगवा था? विजेंद्र जी, आपका प्रश्न में विरोधाभास है। आप एक तरफ तो खुद ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाए, और अब आप ये खुद ही बात करें हम क्यों नहीं बनाए, तो अभी बनाया ना। ये अब्दुल कलाम जी बनाए ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बनाया जी। तो ये आप भारतीय जनता वर्तमान बीजेपी की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आप देखो ना, बीजेपी के अंदर तो यशवंत सिन्हा भी बीजेपी में हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा जी आज बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। यशवंत सिन्हा जी रहे और पार्टी ने उन्हें पूरा मान सम्मान भी दिया, पर वो अब उनका व्यक्तिगत विचार है कि वो हमेशा किधर गए। पर सवाल विजेंद्र जी इसका जवाब लीजिए। आपने जो प्रश्न पूछा, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम जी को बनाया तो आपने प्रशंसा करी, रामनाथ कोविंद जी को बनाया तो आपने प्रशंसा करी, पूरे देश ने, आपके मतलब पूरे देश ने। और आज द्रौपदी मुर्मू बनी है तो पूरी महिलाओं को, कितनी महिलाओं को गर्व होता है कि हम जैसे साधारण महिला आज भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो यही तो बात संदेश है देश में, इससे बड़ा क्या संदेश है? आप इसको जाति धर्म वर्ग में कहां डाल रहे हैं? इसके जरिए दिया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, इन सबको साध लिया जाए, क्योंकि एक दौर में ये मूल रूप से
कांग्रेस का वोट रहा, बसपा का वोट रहा है, विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के अगेंस्ट है उनका वोट रहा है, उन सब में सेंध लगाने की कोशिश की गई। मैं राजस्थान से भी जोड़ दूं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इसके भील प्रदेश जिसकी मांग लगातार उठती है। 87 के आसपास विधानसभा की सीटें, 25 से ज्यादा लोकसभा की सीटें, क्या नजर उधर है? देखिए विजेंद्र जी, बीजेपी सियासत करती है और सियासत में ये सब चीज़ें जायज़ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आदिवासी महिला, एक सेल्फ मेड महिला जो एक टीचर भी रही है, एक एमएलए भी रही है और गवर्नर भी रही है और अब राष्ट्रपति बनने रही है। पार्षद से शुरू करके, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गम देखे हैं, अपनी बेटी, दोनों बेटे, पति को खोया। ऐसी महिला को आप ले जाकर अगर देश का सिरमौर बनाते हैं तो निश्चित रूप से देश में एक राजनीतिक उत्साह और नैतिक साहस की वृद्धि होती है। लेकिन कांग्रेस की यही अंत्योदय है, यही अंत्योदय है। कांग्रेस की सबसे बड़ी मती मारी गई कि कांग्रेस ने नैतिक साहस खो दिया। किसी जमाने में नीलम संजीव रेड्डी के लिए इंदिरा गांधी ने समर्थन किया था, आज वही दौर था। अगर कांग्रेस मुर्मू का समर्थन करती तो जो बीजेपी का आज पूरे देश में राजनीतिक नैतिक साहस बढ़ा हुआ उसमें विराम लगता। लोग चर्चा करते कि चलो कांग्रेस ने इसको समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस पतन की ओर है। कांग्रेस में विचारधारा है। कांग्रेस ने किसी जमाने में जागीरदारी प्रथा खत्म की, किसानों के लिए आंदोलन लड़े। जब एक किसान का बेटा, राजस्थान का बेटा जब उपराष्ट्रपति के लिए घोषित होता है तो उसके विरोध में मार्केट अलवा को ला रहे, किस भूमिका से ला रहे हैं? तो ये कांग्रेस में विजन लेस कांग्रेस होती जा रही है, केवल ईडी से बचने के लिए, राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए। जो कांग्रेस एक कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है। आप ये कह रहे हैं मिथिलेश जी कि अगर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ किसी का समर्थन नहीं किया जाता या मैदान में नहीं उतारा जाता, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अगर नहीं उतारा जाता तो हार के भी कांग्रेस जीत जाती। बिल्कुल जीत जाती, जनता में एक थोड़ी इज्जत रहती। वो टीएमसी से आए हैं, जिस टीएमसी ने कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, उसके एमपी के साथ आप क्यों जा रहे हैं जो बीजेपी से आए? यानी कांग्रेस में कोई विजन रहा ही नहीं। आज सब केवल चापलूसों के विचारधारा की लड़ाई है। कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं। ये कौन सी विचारधारा है सर? देखिए, जेमिनी जी जो बात कह रहे हैं, उससे पहले गोदारा जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बात कही कि अगर चाहती भारतीय जनता पार्टी तो ये विपक्ष को इस उम्मीदवारी को लेकर के वो चर्चा कर सकती थी सबके साथ, लेकिन ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। उन्होंने स्वयं अपना निर्णय लेकर के उसे घोषित किया, जबकि ये बात मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कह चुका है कि अगर हमसे चर्चा की जाती तो मैं समझता हूं विपक्ष के लोग इनके उम्मीदवारी घोषित करने के बाद इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद ही उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन सवाल यह है कि जो कुछ दिया गया, प्रदीप जी, मुख्यमंत्री ने तो आज ये भी कहा कि कितना अच्छा रहेगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नेतृत्व अब राजस्थानी करेगा। अगर ये कंफर्म ही था तो मार्केट अलवा को उतारा ही क्यों मैदान में? देखिए, सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है कि हालात ऐसे बने कि अगर प्रदेश के दो व्यक्ति अगर लोकसभा राज्यसभा के मुखिया बनते हैं तो देश प्रदेश के लिए गौरव की बात है, उसका हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक बात विचारधारा की है, विचारधारा की लड़ाई तो हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है कि इससे पहले अगर ये बात विपक्षी दलों से बात की जाती, भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती कि हमारा ये एक प्रस्ताव है, इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि शायद ये स्थितियां नहीं बनती। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति की राजनीति करना ही नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी अपने पास जो उसका मताधिकार है, जो उसके पास लोकतंत्र में उसकी आवाज है, उसको वो अकेले यज्ञ चलना चाहती है। ये नारा देना कि सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूं इस पर वो काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ कहने के लिए अच्छा है, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास की बात करते तो विपक्ष के लोगों से दोनों कैंडिडेट के बारे में चर्चा करते, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया और उसके बाद आज प्रोग्राम ये जानने के लिए कर रहा हूं सर, आज मैं प्रोग्राम ये जानने के लिए कर रहा हूं क्योंकि लगभग तय है दोनों ही जगह विपक्ष के उम्मीदवार हारेंगे। ये सवाल इस बात का नहीं है। अगर यही तो जानना चाह रहा हूं, पब्लिक के बीच में संदेश क्या दिया अपनी आवाज बनाए रखने के लिए की जाती है। लोकतंत्र में अपनी आवाज को बनाए रखने के लिए वही तो संघर्ष किया जाएगा, लड़ाई की जाएगी। लेकिन अगर आप मौका देते, विचारधारा की बात करते, मिल बैठकर बात करते, तो सर्वानुमति बन सकती थी। लेकिन इसका मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं अगर बुला लिया जाता, मिल लिया जाता, तो फिर इन्हीं के खिलाफ जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई इसलिए मैदान में उतारा, फिर हम उन्हीं का समर्थन कर देते। लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी का ये अधिकार बनता है
कि जब भी वो कोई बात करें या कोई राजनीतिक निर्णय करें, अगर विपक्ष को लेकर विश्वास में लेकर फैसला करें तो उसमें सर्वानुमति बनने का चांस होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी भी बात को आगे बढ़ाने की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर बीजेपी एक बार के लिए मान लेते कि इन्हीं दोनों नामों के साथ विपक्ष के बीच में बैठ जाती, तो आप ये कह रहे हैं कि फिर हम सर्वसम्मति दे देते कि हाँ ठीक है इनको बना लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, विचारधारा पीछे रह जाती। वो सत्ताधारी पार्टी पहल तो करती, उसके बाद विपक्षी लोग तय करते। विपक्ष में अन्य राजनीतिक दल भी हैं, सब मिलकर के तय करते, लेकिन उन्होंने इस तरह का मौका विपक्ष को नहीं दिया। सपा से बागी होकर मुर्मू को वोट दिया गया है, इसके अलावा कांग्रेस से बागी होकर मुर्मू को वोट दिया गया है, बाकी पार्टियों से भी बागी होकर मुर्मू को वोट दिया गया। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वो वोट दें। हमने सभी हमारे वोटर से कहा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वो वोट दें। हमने इस पर भी कोई राजनीति नहीं की है, हमने किसी को प्रतिबंधित नहीं किया। सुमित गोदारा जी, सर इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संख्या बल के आधार पर जो विधानसभा और लोकसभा की होती है, जनता का सीधा इससे कोई कनेक्शन होता नहीं। अगर परसेंटेज आपके पास जाहिर है पहले से ही ज्यादा था तो फिर एक सर्वसम्मति बना ली जाती, यह पहल तो करनी चाहिए थी। विजेंद्र जी, पहले तो आपका इस जो चतुर्वेदी जी ने बात की उसका जवाब दूं। सर्वसम्मति से आप बात कर रहे हो, चतुर्वेदी जी 2007 को भूल गए जब अब्दुल कलाम जी जो उस समय राष्ट्रपति थे उनको पुनः राष्ट्रपति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव दिया और कांग्रेस ने खारिज कर दिया। उनसे अच्छे व्यक्ति कोई रहे राष्ट्रपति के रूप में? तब आप कहाँ सर्वसम्मति की बात कर रहे हो और अभी आप सर्वसम्मति की बात रख रहे हो? आपके कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां टीएमसी और ये सब ये लगातार कभी शरद पवार का नाम लेके आ रहे हैं, कभी फारूक अब्दुल्ला का नाम लेके आ रहे हैं। आप तो चुनाव पहले दिन से ही कराना चाह रहे थे। आप में यदि होती, आप जो कह रहे हो आदिवासी महिला के लिए अंतरात्मा की बात होती तो आप इस बात का समर्थन करते ना। देश अपने आप देख रहे हैं और आप इसी तरह जो निर्णय ले रहे हो, इसी वजह से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में आपका नेता प्रतिपक्ष भी बन नहीं पाया और अब की 2024 में भी यही हाल होगा। देश की जनता समझ रही है आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो। आप बात कर रहे हो यशवंत सिन्हा जी की, वो टीएमसी में अभी आए थोड़े टाइम पहले और उनको आगे करा गया, तो मतलब कोई उम्मीदवार लड़ने वाला ही नहीं था। तो आप कांग्रेस तो ये सोच रही थी किसी तरह उम्मीदवार करके उनको चुनाव करना है। यदि कांग्रेस समर्थन करती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस में भी लोगों का होता भावना बढ़ती कि हाँ ये पार्टी है काफ़ी समय तक जिसने देश में शासन किया। पर आप इतने घमंड में, इतने दम में हो कि आपने हमें शासन किया, हम तो हर जगह चुनाव कराएंगे, क्योंकि आपको संस्कृति रही है इतने साल आप देश में शासन करने को, उससे आप निकल नहीं पा रहे हो। जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश का युवा, देश का नागरिक बदल रहा है, देश का आम आदमी देश को आगे बढ़ते देखना चाह रहा है और वो देख रहा है जिस तरह हम और आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में कोई लड़का अच्छे कंपटीशन में पास करता है तो उससे पूरे गांव का नहीं होता, पर कितने उनको प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेगी, कितनी प्रेरणा महिलाओं को पूरे देश में मिलेगी। हम सर, क्योंकि ये मांग सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से उठ रही है कि भाई अब लोकसभा अध्यक्ष भी हमारे हो जाएंगे, बिल्कुल वो है ही पहले से ही, अब राज्यसभा अध्यक्ष भी हमारे हो जाएंगे। पहले के 25 अभी के 24 सांसद मैं गिन देता हूं आपकी, तो मानकर चले ना कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिल जाएगी, बिल्कुल और प्रयास कर रहे हैं, को भी अप्रूवल मिल जाएगा। ये तो मान लो ना, ये बिल्कुल हम सभी, आपका बिल्कुल प्रश्न सही है और पूरे राजस्थानी, हर राजस्थान का मन है कि राजस्थानी हमारे लैंग्वेज अपने अनुच्छेद में 8 शेड्यूल 8 में शामिल हो। और विजेंद्र जी, एक ये आपने खुद ने जो प्रश्न पूछा उसमें उत्तर है कि हमारे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। कई बार कांग्रेस के भी 25 सांसद इस प्रदेश ने भेजे, पर आज तक कभी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति जो उपराष्ट्रपति का पद कभी एक साथ राजस्थान को नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। ये हमारे राजस्थान के लिए जो पूछते हैं इतने समय कि 25 सांसद भेजे, क्या किया? 25 सांसद भेजे तो देश के उपराष्ट्रपति राजस्थान से बने और लोकसभा के स्पीकर हमारे राजस्थान से बने। ये बड़े गर्व की बात राजस्थान के लिए, हम सब के लिए। ये दोनों काम हो गए ना सर, वाकई में सब कहेंगे गर्व से कि हाँ नहीं है आपको, लेकिन नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं ये बात। आप क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो एक अलग गणित के साथ, एक अलग वोट बैंक के साथ होते हैं और जो मुद्दे होते हैं वो एक अलग सियासी मुद्दे होते हैं। आपको लगता है कि इतना कुछ राजस्थान से होने के बावजूद, केंद्र में इतना प्रतिनिधित्व होने के बावजूद 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाएगी और ईआरसीपी पर अप्रूवल जल्द होगा? देखिए, ये दोनों काम होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं, लेकिन इस उपचुनाव की, ये जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि आपका राष्ट्रभक्त होना जरूरी है। पिछले दिनों
जो कांग्रेस के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जी, उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। तो आप इस संवैधानिक पद पर जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अपर हाउस में होता है, इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, अगर उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया और निशान उठाना लग जाए तो आप मान के चलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरीके के देश में माहौल बन रहा है, राज्यसभा के सांसदों को धमकी दी जा रही है, किरोड़ीलाल जी को, जो एक माहौल क्रिएट हो गया है और एक नया डॉक्यूमेंट आ रहा है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र हम इसको बना देंगे। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में राष्ट्रभक्त जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चाहिए, और इन दोनों जो मापदंड है उन पर ये दोनों खरे उतरते हैं। अब कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है। आपको टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी नहीं लगती कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसी तरीके के वीडियो वायरल होते हैं, उसी तरीके के आरोप लगते हैं? आप लेकिन टाइमिंग महज एक इत्तेफाक है? ये टाइमिंग या क्या है ये तो जांच का विषय है, तो आईबी जांच करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इस कंट्री में देशभक्त जापानी जैसे तैयार करने होंगे। सियासत में जो राजनेता आते हैं उन्हें भी अब राष्ट्र धर्म निभाना होगा। ऐसा नहीं चलेगा जो चल लिया कि हम केवल वोटों के लिए तुष्टीकरण का गैर करते रहे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो 32 के आसपास विधायक हैं, 19 कांग्रेस के, 9 के आसपास बीजेपी के और 5 निर्दलीय जो SC ST आदिवासी बेल्ट से आते हैं। इस तरीके से पूरे देश भर के अंदर सांसद होंगे, विधायक होंगे। क्या द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने वोट दिया होगा? इस सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर नहीं देंगे तो अपने ही समाज के बीच में जाना है। देखिए द्रौपदी मुर्मू कहेंगे कि देखिए हमने अपने ही एक ऐसे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जो सर्वोच्च पद के लिए। देखिए राजनीतिक अगर मर्यादा और गरिमा है तो राजकुमार रोत ने आज वोट नहीं डाला, वो आदिवासी बेल्ट से हैं। पवनलाल शर्मा बीमार है, मान लिया गया। तो ये ऐसे कई हैं, लेकिन कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है पूरे देश में। ये एक सुखद चीज है कि पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर अगर वो एक ऐसी महिला को जो वाकई योग्य, जो सेल्फ मेड है, जिससे पूरे देश में एक रोल मॉडल बनेगा, जो गांव की बच्चियां हैं जो अपना संघर्ष कर रही है, उनको एक प्रेरणा मिलेगी। मैं कहता हूं कि ये अब्दुल कलाम आजाद के बाद में दूसरी ऐसी महिला होगी जो बहुत अहम होगी। और ये राष्ट्रपति कभी रबर स्टैंप नहीं रहे। कई राष्ट्रपतियों ने सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की है। जो ज्ञानी जेल सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी कहेगी तो मैं झाड़ू लगा दूंगा, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में उन्होंने कहा कि मैं अमृतसर जाऊंगा। ऐसे ही 1962 के युद्ध के बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध किया। तो ऐसे राष्ट्रपति हमारे पास हुए। जब राजीव गांधी एक बिल लेके आए कि हर किसी का खत पढ़ लिया जाएगा, तो राष्ट्रपति ने उसको रोक दिया। तो देश के सर्वोच्च पद पर अगर कोई देशभक्त महिला बैठती है तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल, क्योंकि यशवंत सिन्हा ने प्रचार यह कहते हुए किया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो CAA का बिल पास नहीं होने देंगे। देखिए तो क्या इसको भी एक तराजू में तोला जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू अगर बनी रही है, जाहिर सी बात है, यशवंत तो अगर उसके बाद CAA आ गया तो? देखिए कांग्रेस की आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है जो धृतराष्ट्र के बंधी हुई थी। यशवंत सिन्हा केवल और केवल ममता दीदी के एजेंट थे और ममता दीदी को किस कम्युनिटी के वोट चाहिए उसके पक्ष में उन्होंने बयान दिया। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, उनका कोई मतलब नहीं है। वो केवल TMC को मजबूत करने के लिए पूरे देश में कांग्रेस उसके जाल में फंस गई और TMC बड़ी लीडर बन गई। आप बिग ब्रदर बना रहे थे ना, बिग ब्रदर बन गई ममता दीदी, क्योंकि उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब ये कह रहे हैं यशवंत सिन्हा ने राज्य राज्य घूमकर TMC का प्रचार कर, बिल्कुल TMC का प्रचार किया और कांग्रेसी उनको खिला रहे हैं मिठाइयां। तो ये कांग्रेस की खुद की मती मारी हुई है। इनका जो थिंक टैंक है बिल्कुल कचरा हो चुका है, उनको रिवाइव करने की जरूरत है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर देखिए सबसे पुरानी पार्टी है, अपनी रसातल की तरफ चल रही है, लेकिन हर चीज का एक लोएस्ट पॉइंट होता है जहां से वापस रिपल्शन आता है। हालांकि कांग्रेस का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्या वाकई में, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं जो आज मेरे प्रोग्राम का मुद्दा है, संदेश कांग्रेस ने 2 ऐसे क्या दे दिए जनता को इस चुनाव के जरिए जो सीधे जनमानस के जहन में चले जाए, गांव तक चले जाए? विजय जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यशवंत सिन्हा जी संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। ये रणनीति संयुक्त विपक्ष ने मिलकर के बनाई थी और सबने मिलकर के उनकी उम्मीदवारी तय की थी। इसलिए कांग्रेस को उससे अलग करना मैं समझता हूं उचित बात नहीं होगी। जब संयुक्त विपक्ष ने उनका चयन किया, उनको नॉमिनेट किया, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन चुनाव के वक्त जब चुनाव हो रहा है तो पार्टी ने अपना स्टैंड लिया और साफ साफ बात कही कि हमारे जो मतदाता हैं, कांग्रेस पार्टी जो वोट डालने वाले हैं, उनसे साफ साफ कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वो वोट दे सकते हैं। हमने कोई बाध्यता नहीं की है, हमने उन्हें स्वतंत्र रूप से कहा है कि जो उनकी अंतरात्मा की आवाज हो उस पर वो वोट दे सकते हैं। तो हमने लोकतंत्र को
मजबूत करने का प्रयास किया, हमने उसको बुक करने का प्रयास नहीं किया, हमने वो सीमा बांधने का प्रयास नहीं किया। प्रदीप जी आप ये कह रहे हैं कि हमने इनडायरेक्टली ये संदेश अपने विधायकों को दिया कि भाई हम गठबंधन की बाध्यता में बंधे हैं, आप नहीं बंधे हैं, प्रत्यक्ष रूप से द्रौपदी मुर्मू को देना है तो दे दीजिएगा वोट। कहा है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय समाज पर वोट दें। हमने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, उनके लोकतांत्रिक अधिकार का स्वागत करते हुए, मजबूत करते हुए हमने उनको एक अपील की। और आज आपके नेता कह रहे हैं 127 वोट पड़ेंगे। हमने तो इस बात का समर्थन किया। हम कह रहे हैं इस बात को कि हमने किसी को बाध्य नहीं किया, हमने किसी को राजनीतिक प्रतिबद्धता से नहीं रखा। हमने साफ साफ कहा कि वो अपनी अंतरात्मा के बल पर अपना वोट दें, इसलिए कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और वो स्टैंड सबके सामने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप स्वागत करेंगे जिन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया होगा। जब अंतरात्मा की बात हमने कहा है तो हम कह रहे हैं ना आपसे कि जब हमने उनको स्वतंत्र किया है कि अंतरा दे सकते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना सर समझिए चीज को। इसका मतलब ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, दूसरी तरफ आपके ही विधायक उधर चुनाव लड़ाई लड़ती रही है, मतलब उनकी विचारधारा तो कांग्रेस के साथ नहीं है। आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहा हूं। पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस मसले में पार्टी का स्टैंड है कि हमारे मतदाता अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का निर्णय ले सकते हैं। ये हमने उनको छूट दी है, इसलिए हमने उनको बाध्यता नहीं की। विजेंद्र जी यशवंत कहीं नहीं दी कांग्रेस में। आज महेश जोशी जी बोले क्या 127 हमारे वोट हैं, 127 रघु शर्मा ये कहां से बात कर रहे हो? नहीं उन्होंने कहा समर्थन मिला के उस सारे 126 पड़े, वोट कैंसिल हो गया था, इस बार 127 का ऐसी बात आई है, तो आप कहां से बात कर रहे हो? और मुख्यमंत्री जी उनके लिए डिनर होस्ट करते हैं, प्रोग्राम होस्ट करते हैं यशवंत सिन्हा जी, और वहां ऐसी बात है जो मैं यहाँ पे टेलीविजन पे बोलना भी नहीं चाहता, ऐसी बात यशवंत सिन्हा वहां बोल के गए हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरे की बात। इस तरह राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव प्रत्याशी है, अपने वोटरों से मिलने का अधिकार है, वो जो बोले ऐसा नहीं है, अपने वोटरों से मिलने का अधिकार है। और प्रत्याशी को ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसके अंतर्गत ये सब हुआ है। अगर वो राज्य में अपने वोटों के दौर संपर्क करने आए हैं, क्या बोल के ये पता है आपको? हम उससे बात है, हमारी पार्टी के सिर्फ प्रत्याशी थे, हमने उनको सपोर्ट किया था, इसलिए वो हमारे बात की कमी समर्थित देशों में देखते हैं आपके पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं आपके पास महत्वपूर्ण होता है। क्या देश के अंदर भी हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने इतना कुछ नहीं देखा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जितनी गहमा-गहमी इस बार दिखाई दी। देखिए विजेंद्र जी, एम वेंकट चलैया के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी बनाई थी। जब वो सुप्रीम कोर्ट जज से रिटायर हुए तो उन्होंने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स है और इसको रिवाइव करने की जरूरत। उन्होंने ये भी कहा था कि अब इस देश में लोकतंत्र हाशिए पे जाने वाला है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहिए। ये एम वेंकट चलैया की कमेटी दी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद में उस पर किसी ने काम नहीं किया। तो ये सत्य है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए तो करप्शन रुक सकता है। इस देश में पार्षद से लेकर कितना बड़ा खर्चा है। अभी योगी ने एक अच्छा अहम फैसला लिया कि जो इनकम टैक्स देते हैं एमएलएज का वो सरकार देगी। ऐसे फैसले लेने होंगे। पंजाब में भी फैसला लिया कि एक बार की पेंशन मिलेगी, तो कुछ तो सुधार हो। आप 5 बार एमएलए के 5 बार की पेंशन ले रहे हो, आप तनख्वाह आप ले रहे हो 3 लाख रुपए, उसका टैक्स भर रही है सरकार 50 करोड़ 100 करोड़। तो आप जनता का पेट काट कर अपने साज सज्जा में मत खर्च करिए। ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है। अगर देश में अमेरिकन सिस्टम आ जाता, हमने भी ब्रिटिश सिस्टम अपना रखा है, अगर हम अमेरिकन सिस्टम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि अच्छे लोग बने, जो एग्रीकल्चर में इंटेलिजेंट है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, जो हेल्थ में डॉक्टर है वो हेल्थ मिनिस्टर बने। तो एक अच्छा कंसेप्ट है। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बीजेपी ने फिर चौंकाया इन नामों के साथ, मिथिलेश जी। बिल्कुल, बीजेपी ने सच में चौंकाया और बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो पूरे 5 साल काम करते हैं, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्षद चुनाव। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया। सुमित गोदारा जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव, आपने बहुत कुछ सीखा होगा क्योंकि अमूमन इतनी डिटेलिंग आती नहीं है। जितना रोमांचक इस बार चुनाव, उतना ही आपको इस पूरे प्रोसेस को समझने का भी मौका मिला। लेकिन फिर वही, राजनीतिक पार्टियां जब कोई फैसला लेती हैं तो उसके पीछे राजनीति होती है और राजनीति सीधे वोट बैंक से जुड़ती है। नमस्कार।